हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.6 यानी 4.6 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, पहला हेडिंग हमारा है सारणिकों और अव्यूहों के गुणधर्म यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। तो इसमें हम लोग सारणिकों और अव्यूहों के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला मेरा टॉपिक आता है संगत निकाय। ठीक, तो संगत निकाय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि समीकरण निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हल का अस्तित्व हो। इसको हल करने पर जो दिया गया समीकरण होगा उसका अगर अस्तित्व होगा तभी वो संगत कहलाएगा। अर्थात यदि इसका एक या अधिक हल हो, यानी कि इसका जो होगा हल एक या अधिक हल हो सकता है। वहाँ पर जो क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना था, वहाँ पे हल क्या देखा जाता था कि केवल एक होगा या अनंत होगा, है ना। तो यहाँ पे फिक्स किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे केवल ये कह दिया जाता है कि मतलब हल हो सकता है, एक हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, यानी कि अनंत भी हो सकता है। तो कैसे हम लोग इसका जांच करेंगे कि भाई ये संगत है कि नहीं है। तो 2 समीकरण या 3 समीकरण दे देगा हमें, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। और 2-3 समीकरण देके और आपसे पूछेगा कि संगत है कि असंगत है। तो आपको संगत जांच करने का हम रूल बता दे रहे हैं कि कैसे जांच होगा। मान लिया कि अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया पहला समीकरण कि a1x प्लस b1y बराबर z1 तथा a2x प्लस b2y बराबर z2। अब दिए गए रैखिक समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो दोस्तों ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक, ये हमारा ax बराबर b के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बराबर के इधर वाला यहाँ पे यानी कि a वाला अवयव बनेगा क्या, x और y का गुणांक बनता है। ठीक, तो x का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक क्या है b1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ पे y का गुणांक क्या है b2। अब ये a1 b1 और a2 b2 जो है हमारा, ये एक हमारा अचर संख्या है, यानी कि कोई कांस्टेंट है 2 4 6 वो है। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ये अगर 3 समीकरण दिया रहेगा तो 3/3 में बनेगा ये। अगर 2 समीकरण दिया है तो 2/2 से बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a1 b1 a2 b2 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में अब x और y x y दोनों में है, तो उसके बदले में हम लोग ये x बराबर अभी हम लोग ले लेंगे x y। उसके बाद b बराबर ले लेंगे हम लोग, इधर जो बराबर के इधर रहेगा z1 और ये z2 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि अब जब इस रूप में आप कर लीजिएगा कन्वर्ट, 2 समीकरण दिया होगा, उसको पहले आपको ax बराबर b के रूप में लिखना है। उसके बाद फिर इसमें a x और b का अवयव प्राप्त करना है कि कैसा मिलेगा। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, यानी ये जो a अवयव दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, हो तब समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका बेसिक अब पहला क्वेश्चन 4.6 का पहला क्वेश्चन बनेगा। आप उसमें बोला है संगत या असंगत है, तो आप संगत जांच कर सकते हैं यदि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0 हो तो। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तब संगत है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं असंगत की तरफ। क्या असंगत निकाय क्या है। अब देखिए, असंगत निकाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक, समीकरण निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके हल का अस्तित्व नहीं हो। तो बोल रहा है कि समीकरण निकाय असंगत कहलाता है यदि इनके हल का अस्तित्व ना हो, अर्थात यदि इसका कोई हल नहीं हो, तो कि इसका कोई हल नहीं होना चाहिए। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाला जाए तो वो 0 के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग असंगत निकाय कहते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं, समीकरण निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके हल का अस्तित्व नहीं हो। जो हल करेंगे हम लोग अवयव लेकर और ax बराबर b के रूप में लेकर हम लोग हल करेंगे जब, तो उसका अस्तित्व ना हो
यदि इसका कोई हल नहीं हो, यानी एक्स वाई का मान ही ना मिले, है ना, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो निकाला जाए 0 के बराबर हो, तब वो क्या कहलाएगा, उस जगह पर हम लोग असंगत निकाय कहेंगे, ठीक, या इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग अवयवों के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी कि अवयवों के व्युत्क्रम द्वारा हम लोग व्युत्क्रम का प्रयोग करके समीकरण निकायों का कितना हल हो सकता है, कैसे हल कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। यानी उसमें यक्स और वाई के और जेड के मान को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ दे रहे हैं, फिर इंग्लिश में भी, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे कि चूंकि रैखिक समीकरण के निकाय क्रमशः हम लोग मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1। ये हमारा पहला समीकरण दे दिया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण ये हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2 तथा a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। तो मान लिया हमने, जैसे पिछला हमने माना था कि मान लिया कि a बराबर यहाँ से a1 b1 c1 हमने रख लिया, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3, यहाँ पे हम इस प्रकार रख लेंगे। उसके बाद इन तीनों में देखिए x y z है, इसमें भी और इसमें भी है, तो हम ये x का जो हमारा अवयव बनेगा x y z बन जाएगा। उसके बाद फिर ये d1 d2 d3 जो हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा, b का हम लिख लिया ये अवयव। तब देखिए कि तब समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, यानी कि आप इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो जहां a है वहां पे a का हम लोग अवयव रख देंगे, फिर इंटू x है तो x वाला अवयव रख देंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद फिर b है बराबर देकर तो b का लिख देंगे, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये ax बराबर b के रूप में लिखना कहलाता है, ठीक। तो अब देखिए इसको हल कैसे किया जा सकता है, तो मतलब अद्वितीय हल कैसे होगा, ठीक है, या कोई हल नहीं होगा तो उसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो चलिए इस बारे में भी हम लोग केस स्पेशल केसेज है उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब एक बात यहाँ पर कि जब हम लोग क्लास 10th में थे तो जैसे कि दे देता था 2x प्लस 3y बराबर 5, फिर दे देता था 3x प्लस 5y बराबर 6, ऐसा कुछ समीकरण दे देता था, तो हम लोग इसको समीकरण 1 और इसको 2 मानते थे। उसके बाद जब हल करते थे तो x बराबर वाट, y बराबर वाट, और इसी प्रकार हम लोग इसको हल करके विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या ग्राफीय विधि से हम लोग x y का मान फाइंड आउट करते थे। यहाँ इस स्पेशल केसेज में हम लोग x y z तीन हमारा दिया रहेगा या x y ही दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग स्पेशल केसेज देख रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल केसेज। तो केस नंबर हमारा फर्स्ट बन रहा है कि यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। व्युत्क्रमणीय किसे कहते हैं, जब a का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले और उसके बराबर 0 मिले, ठीक, सॉरी 0 के बराबर नहीं हो, तब वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। और वही बोल रहा है तब कि यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। और उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, अगर हम लोगों को x का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो x में क्या है, x बराबर हमने अभी माना था, x बराबर हमने माना था ये x y z इस तरह माना था, या आप 2 को दिया रहेगा तो 2 ही को मानेंगे। तो अगर हमें x y z का वैल्यू निकालना है तो ये तो इसी को सूचित कर रहा है पूरे को, है ना। सो हमने क्या किया कि दोनों तरफ लिख दिया हमने कि अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, इसमें ax बराबर b में हम लोग a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। तो हमने गुणा किया तो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमारा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। a इनवर्स का गुणा किया हमने इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, तो ये इस प्रकार मिलेगा। तो a इनवर्स का गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो हमने लिख दिया इसको ब्रैकेट में a इनवर्स इंटू a, ये ब्रैकेट लगा के, और इंटू x, और यहाँ पे a इनवर्स भी हमने रहने दिया उसी तरह। अब ध्यान दीजिए कि a इनवर्स a बराबर जो होता है i के बराबर होता है,
आपको अभी पीछे चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ए इनवर्स ए जो होता है आई के बराबर होता है, यानी ए इनवर्स और ए का जब गुणा किया जाता है तो वो एक तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, जिसका जो कोटि होता है इन्हीं के कोटि पर निर्भर करता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंटू यक्स है और इकाई आव्यूह का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक, एक कहते हैं तो जब किसी आव्यूह के साथ उसका गुणा कर देंगे तो वो आव्यूह ही मिलेगा। ठीक, तो ये इकाई आव्यूह जो है इसी में विलीन हो जाएगा। सो हमारे यहाँ पे इतने की जगह पे क्या मिलेगा, केवल यक्स मिलेगा, बराबर क्या है ये ए इनवर्स बी। तो आप इस प्रकार यहाँ पे यक्स का वैल्यू रख सकते हैं, फिर ए इनवर्स निकालेंगे बी, तो ये यहाँ पे रख के और हम लोग मान निकालेंगे और यक्स वाई जेड के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा यक्स यहाँ पे यक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। सो इसमें देख लीजिए, अब पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा। यह आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है। ये जो होता है अद्वितीय हल प्रदान करता है। अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक हल केवल, है ना, कि यक्स वाई जेड का जो है ये जो सिस्टम है ये एक हल प्राप्त करेगा। ठीक, प्रदान करेगा, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। एक आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो अद्वितीय ही होता है, यानी एक ही होता है। समीकरणों के निकाय को हल करने की यह विधि आव्यूह विधि कहलाती है, और यही विधि जो होता है आव्यूह विधि कहलाता है। यदि आपको दिया जाए क्वेश्चन और बोला जाए कि आप आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो आप लिखेंगे समीकरण जो दिया होगा उसमें तो ए बी और यक्स बराबर निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसलिए अब आव्यूह विधि से और यक्स बराबर ए इनवर्स बी लिख देंगे। ओके, तो ये अब आपको क्लियर आउट हो गया होगा स्पेशल केसेज में पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए केस सेकेंड। तो यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए और उसके बराबर 0 प्राप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वही कि यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। इस स्थिति में हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है कि जब ज्ञात करते हैं तब क्या होता है। तो बोल रहा है वही कि यदि पहला पॉइंट में हमने लिखा है यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 तब कोई हल नहीं होता है और समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। और बोला जा रहा है कि इसके बराबर जब हल किया जाता है, एडजॉइंट क्या है हमारा, तो ये सहखंडज होता है ए का सहखंडज निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका बी के साथ गुणन की क्रिया करने के फलस्वरूप अगर 0 के बराबर नहीं होता है उसका वैल्यू, तब कोई हल नहीं होता है और समीकरण निकाय जो होता है असंगत कहलाता है। ठीक, अब पॉइंट नंबर दूसरा में हम लोग देखेंगे कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 तब निकाय संगत या असंगत होगा, यानी संगत या असंगत हो सकता है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज्ञात किया जाए, अगर वो 0 के बराबर हो तब निकाय संगत या असंगत होगा। तो जब संगत होगा तो उसका अनंत हल होगा। ठीक, यानी कि एक हल नहीं होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। जब असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर संगत होगा तो अनंत हल होगा। तो यही 2 पॉइंट था जो कि आपको कुछ ये जो केसेस थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो कि हमने आपसे शेयर किया, और उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है और पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। अगर अब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा भी इशू और प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मतलब कि आपका फंस जाएगा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।